नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो, तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सीटेट की। अब हम क्वेश्चन को लिए दोस्तों बुकलेट वाइज सॉल्व करा रहे हैं सीडीपी के। तो सीडीपी के ये बुकलेट जो है, ये आपकी आज समझो 7 नंबर की बुकलेट है। ये पार्ट 6 है, ठीक है। तो लगभग पार्ट 6 है। इसमें हमने दोस्तों कितनी बुकलेट आप अभी तक आपको सॉल्व करा दी हैं, पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक हमने बुकलेट सॉल्व करा दी। 5 पार्ट के अंदर हमने 6 बुकलेट सॉल्व कराई हैं। एक वीडियो में हमने 2 बुकलेट दोस्तों सॉल्व करा दी हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे PYQ पढ़ लेते हैं लेकिन बुकलेट वाइज सॉल्व नहीं कर पाते। तो आज से ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो गई। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमें बुकलेट वाइज बता दीजिएगा कि कौन सा पेपर आप सॉल्व करा रहे हैं और कौन से ईयर का है। तो देखो, सबसे पहला मैं आपको ये वीडियो बता देता हूँ। इस वीडियो में 1-2 मिनट लगेगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखो, ये जो बुकलेट है ये आपकी 19 की है, 2019 की है, पेपर 1 की है। ये हमने पहली बुकलेट आपकी सॉल्व करा दी है, ठीक है। आपको हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके बाद देखो 2019 की ये भी आपकी फर्स्ट पेपर की है। एक बात मैं आपको बता दूं, एक साल में सीटेट का 2 बार पेपर होता है। तो ये 2019 की 2 बुकलेट हो गई। ये हमने दूसरी बुकलेट भी सॉल्व करा दी है, ठीक है, CDP के लिए कराई है। आगे देखिए, ये देखो 2018 का पेपर है, पेपर फर्स्ट है, ये भी हमने सॉल्व करा दिया। ये पार्ट 3 में हमने सॉल्व कराया है इसे, ठीक है। आप देख लेना, पार्ट आगे पीछे भी हो सकते हैं। फिलहाल हमने ये वाली बुकलेट सॉल्व करा दी। अब देखो ये बुकलेट जो आ गई, ये आ गई आपकी 23 की। तो हमने ये वाली 23 वाली भी बुकलेट आपकी सॉल्व करा दी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो 24 की बुकलेट है, ये भी आपकी जो है लेवल फर्स्ट की है, ठीक है, लेवल फर्स्ट की है। ये 24 की बुकलेट है, ये भी हमने सॉल्व करा रखी है। तो इस बुकलेट को भी आप देख लीजिए, हमने बुकलेट वाइज कराई है। दोस्तों, जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है ये 2024 में 3 बार हो गया। तो ये देखो, ये आपकी जुलाई की है 2024 की, ये भी हमने सॉल्व करा दी। अब देखो यहाँ तक हमने 6 बुकलेटें आपको सॉल्व करा दी। आज जो हम आपको बुकलेट सॉल्व कराने जा रहे हैं, ये दोस्तों 7वें नंबर की बुकलेट सॉल्व कराने जा रहे हैं, ठीक है। 7वें नंबर की बुकलेट सॉल्व कराने जा रहे हैं। अब देखो बुकलेट कितनी हम आपको सॉल्व कराएंगे, ये आप एक बार नज़र देख लीजिए। देखिए 8 बुकलेट हो गई, 8वीं बुकलेट है। और ये देखिए 9 बुकलेट नंबर 9 आ गया, बुकलेट नंबर 10 आ गया, इसी प्रकार से बुकलेट नंबर 11 आ गया, और बुकलेट नंबर देखिए 12 आ गया, ठीक है। टोटल हम आपको 12 बुकलेटें सॉल्व करा रहे हैं। अब जैसे हमने 12 बुकलेट सॉल्व करा दी, 12 गुणे 30, एक बुकलेट में CDP के कितने क्वेश्चन है, 30, और 12 3 कितना हुआ, 36। दोस्तों 360 PYQ सीधे सीधे हम बुकलेट से सॉल्व आपको करा रहे हैं। तो इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं होगा दोस्तों। आपको बिल्कुल रियल जो बुकलेट है वो हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आपका टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। तो अब बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक बुकलेट आज सॉल्व करते हैं। चलो बुकलेट देखिए, देखो आपके सामने आ गई। ये आपके लेवल 1 की है, ठीक है, पेपर 1 की है। यहाँ पे देखो ये CDP की है। कोई बात नहीं, सिलेबस आपका सेम है, चाहे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन है, देखो जीन पियाजे। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जा सकता है। अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। चौथा ऑप्शन है, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। तो देखो जीन पियाजे का जो कथन है वो सीधा सीधा कथन क्या है, इन्होंने बच्चे को सक्रिय रूप से कहा है कि जो बच्चा होता है वो सक्रिय रूप से सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दूसरा ऑप्शन, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय जो वो बच्चा है ना, बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ये बी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे समझो।
क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है। यहाँ पे देखो कौन सा कथन नहीं है उसी को पकड़ना है। देखो पहला ऑप्शन है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। देखो विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट है किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। सही विकल्प है, पॉजिटिव है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो देखो अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, ये आपका नेगेटिव है। नेक्स्ट है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा। देखो दूसरों के साथ अगर प्रतिस्पर्धा करने की बात है तो ये भी क्या है, नेगेटिव आपका हो जाएगा, पूरा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करना, तो बाहरी वहाँ पुरस्कार जो होता है ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ये जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सारे की सारी बुकलेट आपको सॉल्व करा देंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बस लगातार आप चैनल से जुड़े रहिए। देखो निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखो ए ऑप्शन समझो, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। बी ऑप्शन देखो, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। अब देखो शिक्षक जो है कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, गलत ऑप्शन है। पहला भी आपका देखिए, पहला देखिए शिक्षक जो है बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है, ये इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब देखो नीचे थर्ड नंबर वाला विकल्प, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। ठीक है, इस ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा। अब देखो चौथा ऑप्शन है शिक्षक पाठचर्या मानकों पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, ये भी गलत है। अब देखो इसका इंग्लिश वर्जन देखिए थर्ड ऑप्शन का। थर्ड ऑप्शन में देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे शब्द छिपा है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अब जब स्कैफोल्डिंग जहाँ पे भी दिखेगा ना तो समझो आपका ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव होगा। आलंबन, इसको क्या लिख दिया है, स्कैफोल्डिंग। यानी शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर क्या आलंबन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि एक्स अक्षर को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, इसके बाद यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है आपको, के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। तो देखिए सीधे सीधे इसमें जो जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि एक्स को अज्ञात अंक के मानने की क्षमता जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और विकसित औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान विकसित होती है, विद्यार्थियों को बीजगणित और गणना करने में क्या है सक्षम बनाती है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है दोस्तों, चौथा ही सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अब देखो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका टू किल ए मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है। बी ऑप्शन है टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है। तीसरा ऑप्शन है टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है। अब देखो यहाँ पे सुनते रहे ना क्या कह रहा है,
इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक प्रतिवाद का उपयोग कैसे करेंगे, यानी इसका उपयोग जो है वो कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था आपको ऐसे प्रश्न का उदाहरण ढूंढना है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। अब देखो नायक कौन है, सीधे सीधे पूछ रहा है। उपन्यास कथानक क्या है, उपन्यास विषय क्या है, और इसमें क्या है लेखक के प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। चौथा वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का। इसको आप छिपा लो थोड़ी देर के लिए, इसको छिपा लो, ठीक है। यहाँ पर आप सीधे सीधे क्वेश्चन को पढ़िए, सीधे सीधे क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर आपका निकल आएगा। देखो छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी क्योंकि यहाँ पे जोड़ लेना पहले क्योंकि, ठीक है, ये जैसे कहीं लिखा गया है, क्योंकि भावनाएं जो हैं वो सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसका मतलब देखो इसका जो आपका कथन दे रखा था वो भी सही है और इसका जो कारण है वो भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। देखो क्वेश्चन की भाषा को समझो। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडरों का प्रतिनिधित्व कितना है, किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। जेंडर की मानता नम्रता के हतोत्साहित को, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। बी ऑप्शन है जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, और चौथा ऑप्शन है जेंडर पहचान को मजबूत करना। तो यहाँ पे जो दोस्तों सटीक आंसर बैठ रहा है वो ये बैठ रहा है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, ठीक है, जेंडर रूढ़ियों पर क्या है सवाल उठाना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधन करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम। दोस्तों समान पाठ्यक्रम नेगेटिव हो गया। मतभेदों को असमान और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना। मतभेदों को असमान, तो ये भी विकल्प आपका अच्छा नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना, तो ये भी आपका गलत हो गया। विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। चौथा वाला विकल्प आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछा है एक प्रगतिशील कक्षा में मानक, जहाँ पे देखो मानक होगा ये मानक संदर्भित गलत होगा, वस्तुनिष्ठ गलत है और समेटिव तो वैसे ही गलत है, ठीक है। गतिशील होता है, यानी जो एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन जो होता है दोस्तों वो गतिशील होता है। अगला क्वेश्चन है आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। आलोक जो है वो निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हैं। अब ध्यान से समझो। पढ़ते समय वो अजीब स्थिति में जैसे पकड़ना हो गया, आँख को बार बार मूंदना हो गया है, आँखों की लाली, सूजन है, अक्षर पहचानने में भ्रमित है, तो जाहिर सी बात है ये सीधा सीधा क्या है दृष्टि संबंधी समस्या है, ठीक है, दृष्टि संबंधी समस्या है। अगला क्वेश्चन देखिए कथन और कारण। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो, इसको 1 मिनट काट दीजिए आप यहाँ से और क्वेश्चन को समझिए। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, क्योंकि यहाँ पे लगाओ क्योंकि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो आपने देखा ये भी आपका कथन जो है वो भी पॉजिटिव है, कारण जो है वो भी पॉजिटिव है, यानी ए और आर दोनों सही हैं। ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। ये जो आपका दूसरा वाला विकल्प है यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन भी वही आ गया दोस्तों, कारण और कथन का। कथन को इसमें हटा दीजिए इसे, और कारण को भी हटा दीजिए। अब क्वेश्चन सीधा सीधा आप पढ़िए। देखो, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। क्यों चिंतन करना चाहिए? क्योंकि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील हो। इसका मतलब आपने देखा कि जो कथन है वो भी सही है, कारण जो है वो भी सही है, और ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, यानी दूसरा वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, वाइगोत्स्की आ गए, और वाइगोत्स्की को आप फिर से ध्यान से देखना। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है या कर सकता है। तो देखो, केवल आ गया, ये नेगेटिव हो गया। छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट है, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। चौथा ऑप्शन है, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। देखो, आलंबन इंग्लिश में देखो, इसका यहाँ पे देखो छिपा होगा कहीं। थर्ड ऑप्शन देखो, स्कैफोल्डिंग। और वाइगोत्स्की का सीधा सीधा संबंध स्कैफोल्डिंग, जहाँ पे आप भी आपको दिखेगा पॉजिटिव है, यानी आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो देखिए, आप ऑप्शन को चुनिए। छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद कराना, गलत हो गया। विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्य पत्रक की पूरी जानकारी को कहें, गलत है। विद्यार्थी को उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा उन्हें सीखने को कहें। नेक्स्ट देखिए, पहला ऑप्शन देखिए सबसे शुद्ध और अच्छा है। छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और उन्हें अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दोस्तों सारी बुकलेट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और नहीं जुड़ना चाहते कोई बात नहीं है, तो हमने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। प्लेलिस्ट पे सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ पे भरना है आपको, के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं, उनके समीप दूरमुख विकास के क्षेत्र के हैं। तो देखो, यहाँ पे वाइगोत्स्की अच्छे से पढ़ लेना, और वीडियो हमने इसका करा दिया है आपको। भौतिक वातावरण बस बाहर, अधिक जानकर अंदर, या अधिक जानकर बस बाहर, और भौतिक वातावरण अंदर। अब देखो, यहाँ पे समझो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाऊ टाइप का है, जल्दी बनेगा नहीं, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। देखो, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं ना, बच्चे दोस्तों अधिक जानकर हैं। क्या है? अधिक जानकर के साथ अंतःक्रिया करके अनुभव से लाभान्वित हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जिनके वे समीप दूरमुख विकास के क्षेत्र के अंदर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प सही होगा, सेकंड विकल्प। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो क्या है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई, अपठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो विद्यार्थियों की क्षमता को प्रभावित करती है। यहाँ पे आपको भरना है और यहाँ पे भी आपको रिक्त स्थान में भरना है। तो देखो, संवेदी शारीरिक गतिविधि इसका कोई रोल नहीं है। भावात्मक चित्र बनाने की, चित्र की कहीं भी चर्चा नहीं हुई। तंत्रिकीय न्यूरोलॉजी, ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने। नेक्स्ट है शारीरिक, इसमें भी शारीरिक आ गया, साथियों के साथ सामाजिकरण। अब देखो यहाँ पे डिसलेक्सिया एक क्या है? एक तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो विद्यार्थियों को ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये थर्ड वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं।
तो ए ऑप्शन है, यह एक रैखिक प्रक्रिया है, यह एक रैखिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों सामाजिकरण की प्रक्रिया एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, सही है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, सही है। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, तो यह भी विकल्प सही है, यानी बी, सी और डी, चौथा वाला आपका विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कथन है पहले, कथन के बाद क्या है, कारण है। इसको समझिए क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे लिख लो आप, क्योंकि समावेशन का दर्शन शैक्षिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो आपको क्वेश्चन देख के ही लग रहा होगा, शब्दावली तो कठिन है ही थोड़ी सी, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया ए तो सही लग रहा है हमें, और जो आर है ये गलत लग रहा है। तो सीधे सीधे आपका आंसर होगा ए सही है लेकिन आर गलत है, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। देखो जहाँ पे समय बर्बाद करने का नहीं है वहाँ पे समय बर्बाद नहीं करेंगे, जहाँ पे समझाने का है वहाँ पे समझाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे देखो नहीं है, नहीं वाला आपको पहचानना है। देखो प्रतिस्पर्धी, यहाँ पे प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, तो प्रतिस्पर्धी इसको प्रोत्साहित नहीं करना है, नेगेटिव है। विविध दृष्टिकोण का समावेश, ये पॉजिटिव ऑप्शन है। उचित समावेशन का पालन, ये भी पॉजिटिव है। और विभेदित निर्देश देना, ये भी ऑप्शन सही है। जो गलत है आपका ये पहला वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन फिर वही आ गया, कारण और कथन। चलिए इसको भी समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। अब आप समझ रहे हो ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये जो दोस्तों है वाइगोत्स्की का, ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। अब आपने देखा होगा, क्योंकि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, दोनों आपस में कहीं पे भी मैच खा रहे हैं, कहीं पे भी मैच नहीं खा रहे। दोनों कथन और कारण जो है वो आपको अलग अलग बिखरे बिखरे नज़र आएंगे, ठीक है। तो सही बात तो सही कह रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो ए की जो ए है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी जो ए है, ए की जो है वो आर जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है। वैसे जो कथन है वो एक कथन और कारक दोनों सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। तो देखिए पहला ऑप्शन, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई, गलत ऑप्शन है। छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, ये भी आपका नेगेटिव है। छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, ये भी गलत ऑप्शन है। स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन कारण और कथन का आ गया, इसे भी समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िए। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जोड़ो, क्योंकि
कई रास्ते मिलते हैं, क्योंकि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। तो दोस्तों दोनों मैच खा गए आपस में और दोनों सही भी हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, यानी दूसरा वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझो। देखो, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि वे मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो ये सही बात है। बी ऑप्शन है, वे व्यक्तिगत छात्र के बारे में अंतर्दृष्टि रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति। देखो, जहाँ पे भी उत्पाद शब्द आ गया तो वहीं पे कहानी गड़बड़ है, नेगेटिव है। नेक्स्ट है, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, यानी डी भी ऑप्शन आपका सही है। इस प्रकार से ए, बी और डी, ए बी डी का मतलब है पहला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये उत्पाद वाला जो पॉइंट है ये कई पेपरों में रिपीट हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो ए ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ये ऑप्शन तुरंत खत्म हो गया निष्क्रिय प्रक्रिया की वजह से। नेक्स्ट है, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश। देखो, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। चौथा ऑप्शन पढ़िए, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही और सटीक आंसर चौथा वाला विकल्प यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, कोहल वर्ग आ गए। कोहल वर्ग को याद कर लीजिएगा भैया। 3 स्तर बताए हैं इन्होंने और 6 चरण बताए हैं। वहीं से देखो बार बार क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन की शैक्षिक निहितार्थ, नैतिक देखभाल की नैतिकता और नारी दृष्टिकोण, इसको आपको ध्यान रखना है, नारी दृष्टिकोण, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता क्या है? देखो ध्यान से समझना, ये मोटिवेशन का है, अभिप्रेरणा का क्वेश्चन है। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि उसे सिर्फ नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि लेती है। अब भैया जब जो रुचि रहेगी तो ये असफलता परिहार शिक्षार्थी है, गलत है। आंतरिक रूप से प्रेरित है, आंतरिक रूप से ये प्रेरित नहीं है। महारत उन्मुखी शिक्षार्थी है, ये भी गलत है। ये बाहरी रूप से प्रेरित है। क्यों बाहरी रूप से? इसलिए प्रेरित है क्योंकि इसे पुरस्कार जीतने में रुचि ले रही है ये, क्योंकि इसे पुरस्कार चाहिए, प्रथम पुरस्कार चाहिए। तो ये क्या है? बाहरी रूप से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण, क्या है? अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो ए ऑप्शन है पुनर्प्राप्ति, बी ऑप्शन है ध्यान देना, सी ऑप्शन है क्षय होना और डी ऑप्शन है आपका भूलना। नेगेटिव है। और देखो अर्थ निर्माण में क्या होगा और स्मृति को आगे संग्रहित करने के लिए क्या है? ध्यान देना। बी ऑप्शन सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आ गए आपके कोहल वर्ग। कोहल वर्ग क्या कह रहे हैं, इनको थोड़ा सा समझो। कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो मैंने आपसे कहा इनके 3 स्तर को याद कर लीजिए और प्रत्येक स्तर के 2 चरण हैं। 3 स्तर का मतलब है 6 चरण, तो उनको अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो ये किसका है? स्वायत्त नैतिकता या फिर पूर्व पारंपरिक नैतिकता या पारंपरिक नैतिकता या फिर विषम नैतिकता। तो ये जो है आपका इन्होंने बात कही है, बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है, तो ये पारंपरिक नैतिकता है, बी ऑप्शन। ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट बुकलेट जो होगी वो अगले पार्ट में होगी।
अगला क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षिक आत्मप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, विशेष छात्रों से बहुत उम्मीदें रखना। तो विशेष छात्रों से बहुत उम्मीदें नहीं रखना है। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं, तो ये भी नहीं रखना है। छात्रों को स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, देखो दंडित करना ये भी नहीं करना है। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, यानी ये आपका चौथा वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों आपको लगभग ये 12 बुकलेट है, 12 बुकलेट आपको आराम से सॉल्व करा दी जाएंगी। PYQ क्वेश्चन है, यहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़े रहिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।